मैं कर लूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये आंदोलन को जो हम है छोटे बच्चों की भी जा करके बताना है, चाहे वो मिडिल स्कूल के बच्चे हों, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हों। तो जैसे बच्चों का मानसिक स्तर होगा, हमें उस स्तर के उदाहरण और उस स्तर की बातें उनसे करनी है। तो इसका लेवल अलग अलग होता है, अगर हम इसे कॉलेज में करेंगे तो अलग लेवल होता है, टॉपिक से ही होते हैं, साथ ही आंदोलन होते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चों को बताना है तो हम पेड़ कैसे लगाएं, है ना। बहुत बड़े बच्चों को बचाना है तो उनको कैसे हम बचाएं, और डीप डीप में जाते जाते हैं। लेकिन मैं अभी सातवां आंदोलन का बहुत संक्षेप में एक बार फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे जो नए परिजन जुड़े हुए हैं और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसमें जो 7 आंदोलन है, उसमें जो सातों आंदोलन की जो धुरी है वो है साधना। हम लोग को लगता है कि हम साधना के बारे में बच्चों को क्या बताएंगे, लेकिन हम याद करिए, आप घरों में हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि आप ध्यान से काम करो। साइकिल भी लेकर के जाता है बच्चा तो हम क्या कहते हैं, आप ध्यान से चलाना, ध्यान से आना जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना। हर चीज पे एक शब्द आता है ध्यान का। तो ये जो ध्यान है उसे बच्चों को उनके जीवन में उतारने देना है। और उन बच्चों को नहीं पता कि ध्यान क्या होता है, हमें उस ध्यान को उनके कॉन्शियस माइंड में डालना है। मतलब उनको रहना चाहिए कि ध्यान होता क्या है, एक्चुअली ध्यान करने से, ध्यान से करने से उनको क्या फायदा होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक क्लास से 50 बच्चे होते हैं, लेकिन सभी के सभी बच्चे जो है प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करते, टॉप नहीं करते, कोई एक बच्चा ही क्लास में टॉप करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पूरे ध्यान से पढ़ता है। बाकी बच्चे का भी जो सब्जेक्ट वही है, क्वेश्चन पेपर वही है, स्कूल ड्रेस वही है, टीचर वही है, लेकिन फिर भी कोई एक बच्चा ही क्यों टॉप करता है? क्योंकि पूरे ध्यान से पढ़ता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे उदाहरण देकर के बच्चों को हमें ध्यान से जोड़ना पड़ता है। तो साधना के क्षेत्र में बच्चों को क्या करना सिखाना है, हम गायत्री मंत्र बोलने बोल सकते हैं, सूर्य का ध्यान करने बोल सकते हैं, और हिमालय का ध्यान करने बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो ध्यान है वो बच्चे करने लगते हैं। उससे उनको ये बताना है कि उनको फायदा क्या होने वाला है। तो उनको ये बताना है कि जब वो बच्चे ध्यान करते हैं तो उनके जो पढ़ने की जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ने लगती है। उन्हें किसी विषय पे उनका मन लगने लगता है, उन्हें गुस्सा कम आता है, उन्हें उनको स्माइल करना अच्छा लगता है, उनका चेहरा भी स्माइलिंग होता है, और बच्चों के अंदर एक संयम जैसी चीज बरतने लगती है। तो हम साधना को 3 भाग में बताए थे, उपासना, साधना और आराधना। उपासना का मतलब हमने बताया था कि ईश्वर के समीप बैठना, साधना मतलब अपने प्रतिभा को विकसित करना, और आराधना का मतलब होता है जो प्रतिभा हमने विकसित की है और जो शक्ति हमने ईश्वर से उपासना करके प्राप्त की है, उसको आराधना के रूप में समय और अपने टैलेंट को, समय और प्रतिभा को कहीं पर योगदान देना। जैसे समाज में, घर में, अपने स्कूल में जो भी टैलेंट है बच्चे का, जो भी उसके पास टाइम निकालना है उसे उसे उसको योगदान देना है। जैसे कि हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं एक प्रकार से आराधना का ही कार्यक्रम है, क्योंकि हम सब अपना समय भी दे रहे हैं और अपना प्रतिभा भी बढ़ा रहे हैं, और प्रतिभा, जिनके पास प्रतिभा है वो अपना योगदान दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का जो उदाहरण दे करके बच्चों को हमको साधना बताना है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, लेकिन जब बच्चा साइकिल सीखता है तो बार बार गिरता है, उसे साइकिल चलाना नहीं आता। लेकिन जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो वो साइकिल पकड़ता है, वो स्कूल पहुंच जाता है, बस बैठता है, वो उसका उसके ध्यान में वो साइकिल नहीं होता। लेकिन जब वो सीखने लगता है, उस समय जब वो बार-बार गिरता है तो उसे समझ में आता है कि मुझे ध्यान से साइकिल चलाना है। लेकिन जब वो रोज-रोज ध्यान से साइकिल चलाने लग जाता है, तो बच्चा जो है उसको मतलब बस घर से निकला और स्कूल पहुँच जाता है। वो किसी से बातें भी करता रहता है, उसका ध्यान इधर-उधर भी होता है, तो वो गिरता नहीं है। जैसे कि कोई एक महिला है जो पानी का जो मटका अपने सर पर लेके चलती है, एक मटके के ऊपर 4 मटके, 5 मटके भी होते हैं, लेकिन जब वो आपस में बात करते हुए चलते हैं, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान होता है वो मटके के ऊपर होता है। उसी तरह जब बच्चा साइकिल चलाता है तो भले वो बात कोई दूसरे से कर रहा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो साइकिल चलाने में होता है, लेकिन वो उसको महसूस नहीं करता। तो उसी तरह से जब हम ध्यान को बच्चों के अंदर डाल देंगे, तो बच्चा समझने लगता है, और वो बच्चा ध्यान कर करके अपनी स्मरण शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपना सब कुछ बढ़ाने लगता है, अपना संयम शक्ति बढ़ाता है ना? इस तरह से पेशेंस भी उसका बढ़ने लगता है, धीरज भी बढ़ने लगता है। तो ये उन गुणों के बारे में हमें बच्चों को बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया था कि शिक्षा जो है, शिक्षा प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। हमें विद्या और शिक्षा में समन्वय करना आना चाहिए। शिक्षा तो हम सब प्राप्त करते हैं, स्कूल सब सब जाते हैं। अगर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से ही हमारा समाज और हमारा व्यक्तित्व बदल जाता, तो आज तो बड़े-बड़े लोग शिक्षा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी का व्यक्तित्व नहीं है। हमारे भारत देश में व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, लेकिन व्यक्तित्व नहीं मिलते। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब अपने जो शिक्षा हमने जो प्राप्त की है उसमें और विद्या में, दोनों में हम समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं हम सेल्फिश हो गए हैं।
हम कहीं न कहीं हम अपना स्वार्थ देखते हैं। जैसे हम जब गाड़ी से जा रहे होते हैं, उदाहरण के लिए, तो बच्चों को इसी तरह से बताना है कि जैसे हम स्कूल से बाहर निकले और कोई छोटा बच्चा रोड पे गिरा पड़ा हुआ है, वो एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हम उसको देख के निकल जाएँगे क्या? नहीं निकलेंगे। हम उस बच्चे के पास जाएँगे, उसको पूछेंगे, उसको पानी पिलाएँगे कि बेटा क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हमारा विद्या जो है, वो हमें कहता है कि किसी की मदद करो, किसी की मदद करने के लिए आगे आओ। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, आज का जो समाज है वो क्या हो गया है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं लोग? सेल्फी लेने लगते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो ये बच्चों को हमें समझाना है कि हमें वीडियो नहीं बनाना है, हमें उस बच्चे की सहायता करना है। उसको मदद देनी है, जिसको भी मदद की आवश्यकता है, उसे मदद करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को हम शिक्षा और विद्या का समन्वय करके बच्चों को जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने बताई थी स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बच्चों से क्या करवा सकते हैं कि बेटा आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चे बोलते हैं कि हमें एक्सरसाइज़ करना चाहिए, योगा करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, है ना? संतुलित आहार लेना चाहिए। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं बोलता कि हमें सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। फिर हम बच्चे से ये बोलते हैं कि हमें जितना ज़रूरी खाना है, जितना ज़रूरी एक्सरसाइज़ है, व्यायाम है, उतना ही ज़रूरी जो है क्या है? आराम करना भी है, स्लीप करना है। इसीलिए भगवान ने जो हमें स्लीप करने के लिए रात बनाया है, जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो हमें एनर्जी फ़ील करते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं और अपना काम दिन भर करने लगते हैं। तो बच्चों को एहसास दिलाना है कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ़ एक्सरसाइज़ नहीं करना, योगा नहीं करना, सिर्फ़ बैलेंस डाइट नहीं खाना, हमें साथ में थोड़ा-सा बैलेंस आराम भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर हम आराम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ने लगेंगे। फिर हम जब बच्चों को बताते हैं, तो बच्चों को ये बताते हैं कि उनको आहार में खाने में क्या-क्या खाना चाहिए। संतुलित आहार में क्या-क्या खाना चाहिए, विटामिन्स लेना चाहिए तो फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स में कौन से विटामिन्स होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाना चाहिए। अभी आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे बाज़ार में, मार्केट में जब जाते हैं तो देखिएगा वहाँ पे पाश्चात्य खानों का पूरा स्टॉल लगा होता है ना? चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगा होता है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमने कपड़े में तो बाहर वालों को कॉपी किया ही किया, बाहरी पाश्चात्य संस्कृति हमने कपड़ों में कॉपी किया, हम उनके खानों को कॉपी करते हैं, लेकिन बाहर वालों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें कॉपी नहीं करते। बाहर के देशों में देखिए कितनी स्वच्छता होती है, वो लोग कितने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने व्यक्तित्व में नहीं उतार पाते हैं। तो थोड़ा-सा उनको कंपैरेटिवली उसको उन्हें बताना है कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, घर में जो अतिथि आते हैं, उनको सम्मान करें, और घर में कभी-कभी क्या होता है हमारे बेटे और बेटियों में भेद होने लगता है। घर में अगर हमारा बेटा है तो कभी गेस्ट को पानी निकाल के नहीं देगा, सिर्फ़ बेटियाँ जो होती है वो पानी निकाल के देती है। लेकिन हमें ऐसा भेद भी घर से खत्म करना होगा, ये शिक्षा और विद्या से ही संभव है, कि हम लड़कों से भी झाड़ू लगवाएँ, लड़कों से भी हम पानी निकलवाएँ, लड़कों से भी हम बर्तन धोने का उनको सीख दें, क्योंकि जब तक वो उस आगे जाकर वो स्वावलंबी होगा, जब आगे वाले टॉपिक पे ये आएगा। स्वावलंबन का मतलब यही होता है, हम खाना बनाना लड़कियों को तो सिखा देते हैं, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाते। तो होता क्या है दिक्कत, जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, जब कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं भी अपने शहर से बाहर पढ़ने जाता है, तो उस बच्चे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वावलंबन नहीं सीखा और शिक्षा और विद्या का समन्वय नहीं कर पाया। हमने उनके साथ भेद किया कि तुम लड़के हो, तुमको खाना नहीं बनाना है, तुमको किचन का काम नहीं करना। इस तरह की मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटे बच्चों से क्या करवाएँ? उनसे ड्राइंग करवाएँ, उन्हें अलग-अलग फ्रूट्स लाने के लिए कहें, कभी कहें कि मैंगो लेके आना, हम उसके बारे में कल जानेंगे, कभी कहें कि बनाना लेके आना, कभी हम उन्हें स्प्राउट्स के बारे में बताएँ कि अंकुरित बीज होते हैं, उसमें कितनी प्रोटीन होती है, कितने विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह की जो शरीर से जुड़ी हुई छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, विटामिन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या चीज़ होता है? ये इन चीज़ों का आपको क्या फ़ायदा है? खाने में जो चावल खाते हैं, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना? जो दाल खाते हैं वो प्रोटीन होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम बताते नहीं हैं बच्चों को, और वो बच्चे आगे चल कर के बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। विदेश के जो बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कितना क्या खाना है। लेकिन हमारे जो भारतीय बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी पोषण के बारे में, अपने आहार के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें 4-5 चीज़ें और बतानी होती है, जो हम थोड़े बड़े बच्चों को बताते हैं, कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, उन्हें सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आपका अगर शरीर स्वस्थ है, लेकिन मन खराब है, तो आप स्वस्थ नहीं हो। आपका मन भी अच्छा होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब मन से होता है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, कि हम अपने जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए
हमें सामाजिक स्वास्थ्य को जानना है तो कैसे जानेंगे? जैसे हम चावल पकाते हैं, बच्चों से पूछिए जब आप चावल पकाते हैं, तो कैसे पता करते हैं कि पूरे चावल पके हुए हैं? कि थोड़ा-सा चावल वो निकाल के प पता करते हैं, चम्मच में थोड़ा-सा चावल निकालते हैं और पता करते हैं कि पूरे चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, है ना? तो उसी तरह से जब हम किसी गाँव में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी कस्बे में जाते हैं, और वहाँ पे हम 2-4 व्यक्तियों से बात करें, तो हमें उस गाँव का सामाजिक स्वास्थ्य पता चल जाता है। इससे हमको पता लगता है कि यहाँ के रहने वाले कैसे लोग हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने परिभाषा में डाला है। जब डब्ल्यूएचओ ने जब पहले परिभाषा बनाई थी तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं था, सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ होता था। अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात होती है, और इस स्पिरिचुअल हेल्थ को सबसे लास्ट में रखा गया है। लेकिन होना उल्टा चाहिए, पहले हमें स्पिरिचुअल रखना चाहिए। अगर लोग स्पिरिचुअल हो जाएँगे तो बाकी अपने आप हो जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन में भी सबसे पहले साधना रखा गया है, क्योंकि साधना ही स्पिरिचुअल हेल्थ है। अगर बच्चा साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, अपने इष्ट का याद करने लगे, सम्मान करने लगे, बुराइयों से बचकर रहने लगे, अच्छाइयों की ओर जाने लगे, अंधकार से निकल कर प्रकाश की ओर जाने लगे, तो बच्चा जो है आध्यात्मिक हो जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। फिर जब वो बच्चा कभी भी गलत तरफ जाता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत काम है, इसे हमें नहीं करना है। हम बच्चों से पूछते हैं एक-दूसरे का एग्ज़ाम्पल दे कर के कि हम अगर आपको कहें कि जाओ उस बच्चे से कोई चीज़ छीन कर लाओ, तो क्या आप ले आओगे क्या? नहीं लाओगे। आपके अंदर एक डर आ जाएगा कि नहीं ये गलत काम है। हम किसी बच्चे से कहें कि जाओ उसे मार के आओ, तो क्या वो बच्चा मार देगा क्या? नहीं मारेगा। उन बच्चे से पूछिए कि क्या आपके अंदर एक आवाज़ आई है कि बच्चे को मैं क्यों मारूँ? मेरा मन नहीं कर रहा उसे मारने का। क्योंकि यही जो है अंदर की आवाज़ है, वो ध्यान का परिणाम है कि आपके अंदर का जो आत्मा है, उसका जो गुण है, वो है अच्छा होने का। तो वो आत्मा हमें रोकती है कि इसे हमें नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का बीज हमें बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा। आज जो समाज की स्थिति हमें देख रहे हैं, उसका कारण है कि बच्चों का जो पालन-पोषण है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता चला जा रहा है। तो हमें अपनी संस्कृति को भी उन्हें बताना है, और पाश्चात्य संस्कृति ठीक है अपनी जगह कि हम उसे अच्छी चीज़ों को तो लें, लेकिन हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए आज आप जैसे कार्यकर्ता और हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा भारत का जो है सम्मान पुनः स्थापित हो पाएगा। चौथा जो आंदोलन हम बताते हैं, वो बताते हैं हम चौथा जो आंदोलन हम बताते हैं, वो बताते हैं स्वावलंबन का। स्वावलंबन, स्लाइड आगे नहीं हो रहा है। स्वावलंबन का। स्वावलंबन में देखिए यहाँ पे हम 3 चित्र दिखाते हैं, स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, एक बच्चा गाड़ी धो रहा है, कुछ बच्चे जो हैं वो किचन में काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं। ये पिक्चर हमने विदेशी बच्चों के लगाए हैं, और ये विदेशी बच्चों को का पिक्चर लगाने का तात्पर्य यह होता है कि हम बच्चों को एक कंपैरिज़न बता सकें, कि देखिए आप लोग ऐसा नहीं करते, अगर आप करते भी हैं तो सिर्फ़ अपने घर का करते हैं। तो विदेशों में क्या होता है जब बच्चा 9th क्लास में पहुँच जाता है, तो उनकी पॉकेट मनी बंद कर दी जाती है छोटे बच्चों की। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने नेबर की, अपने पड़ोसी के घर गाड़ी वॉश करते हैं, गाड़ी धोते हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके किचन में हेल्प करते हैं, जो छोटे और बच्चे जो होते हैं वो गार्डन में हेल्प करते हैं। तो उससे क्या होता है उनको, उनके जो पड़ोसी हैं उनको कुछ पॉकेट मनी देते हैं। वो पॉकेट मनी से वो बच्चा जो है अपना खर्चा चलाता है। लेकिन इस काम से उन्हें शर्म नहीं आती, और यही कारण है कि अमेरिका जैसा देश आज डेवलप कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे काम से भेद नहीं होता। फिर यही बच्चे जब बड़े होकर के कॉलेज पास करके जब पढ़ लिख कर निकलते हैं, तो ये काम में भेद नहीं करते। स्वावलंबी होने के कारण इनको पता है कि हम छोटा से छोटा काम भी करेंगे तो हमको पैसे ही मिलने हैं, और उससे हमारा काम चल जाना है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी इनको जॉब मिलता है ये करने लगते हैं, और उसमें कंपैरिज़न नहीं करते। लेकिन आज हमारे भारत में क्या हो रहा है, माँ-बाप लाखों रुपए दे करके कॉलेज में पढ़ाते हैं, और बच्चा बिना टैलेंट के, बिना स्किल के, ये अपनी तनख्वाह खुद तय कर लेता है कि मुझे तो 25,000 की, मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए। लेकिन यही कारण है कि आज भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है। पहले आप टैलेंट हो जाओ, आप टैलेंटेड हो जाओ, स्किल्ड हो जाओ। हम बच्चे को ये बताएँ कि आप स्किल्ड हो जाओगे तो आपकी कीमत अपने आप लगेगी। जब तक सोना जो है खदान खदान में पड़ा होता है, मिट्टी के रूप में, पत्थर के रूप में, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन वही जब गल के, तप के, एक ज्वेलरी के रूप में उसके ठोका जाता है, पीटा जाता है, गलाया जाता है एक सोने को, तब जाकर के वो ज्वेलरी बनता है, और वहाँ पे इसके लेने वालों को लाइन लग जाती है। लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही टैलेंट, ऐसा ही स्किल अपने आप डेवलप करना है, जिससे कि आपकी कीमत लोग लगाने लगें, तभी आपका सम्मान है।
तो या इस कार्य को करने से क्या होता है, बच्चे स्वावलंबन के कारण उसका स्वाभिमान जाग जाता है, और जब स्वाभिमान जागता है तो बच्चा किसी काम में को छोटा-बड़ा नहीं समझता। इससे उनके श्रम का सम्मान होने लगता है। तो इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर कैसे हुए, धीरज रखें, अपना काम स्वयं करें, उनके फैसले की आज़ादी देवें, उनको गलतियों से सीखने के लिए बोलें, दूसरों बच्चे से दोस्ती करना सिखाएँ, पैसे की कीमत समझाएँ, पैसे की बचत समझाएँ। एक व्यक्ति कितना भी कमा ले, लाख रुपए कमा ले महीने का, लेकिन अगर वो लाखों रुपए अगर हर महीने खर्च कर दे, तो उसकी आमदनी ज़ीरो ही मानी जाती है। एक्चुअली कीमत आमदनी एक्चुअल वही होती है जो हम बचाते हैं। अगर हम 10 लाख का पैकेज में काम करें और हम 1 लाख भी हम साल का ना बचाएँ, तो हमारी आमदनी तो ज़ीरो हो गई, हमने तो सारा खर्च कर दिया। तो इस बात को बच्चों को समझाने के लिए हम गुल्लक का उदाहरण देते हैं कि आप एक गुल्लक रखिए, और जो आपके पेरेंट्स कभी पैसा देते हैं, गेस्ट आते हैं, कुछ पैसे देते हैं, आपको कहीं से पैसे मिलते हैं, उसको आप सेविंग करना सीखिए। तो सेविंग की आदत बच्चों में अगर हम अभी से डाल दें, तो हमारा भारत भी जो है आत्मनिर्भर होगा। अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास दिखाना सिखाएँ, भरोसा करें, है ना? अगर बच्चे स्वावलंबी होंगे तो क्या होगा? परिवार एवं समाज में सम्मान मिलेगा, स्वावलंबन से स्वाभिमान का जागरण होगा, उनके श्रम का सम्मान होगा, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरों पर निर्भरता कम होगी, उनके व्यक्तित्व में शालीनता आएगी, जिससे हमारा राष्ट्र जो है, वो आत्मनिर्भर होने लगेगा। तो इस तरह का स्वावलंबन के बारे में हम और भी स्टडी करके, और कौन से मानसिक स्तर के बच्चे हैं, कौन से क्लास के बच्चे, उनके आधार पे अपनी स्लाइड्स बनाकर उन्हें ऐसे समझा सकते हैं। उसके बाद अगला आंदोलन जो है पर्यावरण है। पर्यावरण जैसे अभी आपको पता है कि मानसून का सीज़न आ गया है। अब हमको बच्चों को बताना है कि पेड़ लगाओ। अगर हम सिर्फ़ ये कहें कि पेड़ लगाओ, तो बच्चे पेड़ तो लगा देंगे, लेकिन क्या हमने उन बच्चों को उस पेड़ से, उस पौधे से, उस वृक्ष से जोड़ा? क्या उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ा? नहीं जोड़ा। हमारा जो गायत्री परिवार है, वो वृक्ष तो लगाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से। वृक्ष अगर लगा के हम अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े, तो उस वृक्ष की उसका जीवन कम हो जाता है। शायद हम उसे पानी डालना भूल जाएँ, शायद अगर कोई उसको तोड़े-फोड़े तो हम उसे मना ना करें। लेकिन जब भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो जब कोई वृक्ष की पत्ती भी तोड़ता है, तो हमें दर्द होने लगता है। तो हम बच्चों से पर्यावरण में पूछते हैं कि बेटा बताओ, हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो बच्चे बोलते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए वायु चाहिए, उसके बाद जल चाहिए, उसके बाद भोजन चाहिए। फिर हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा बताओ सोचने का क्रम कैसा है तुम्हारा? हम सबसे पहले सुबह सो कर के उठते हैं, नहाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? आज मम्मी ने क्या बनाया होगा? है ना? उसके बाद जल का तो ठीक है चलो बीच में ही है, लेकिन हम ये कभी सोचते हैं क्या कि वायु कहाँ से मिलेगी? क्या हमने इस बात का एहसास बच्चों को दिलाया कि आज हम जो साँस लेंगे, आज 24 घंटा ज़िंदा रहेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलने वाला है? क्या हमारे घर के आस-पास वृक्ष है? वो हवा कहाँ से मिलेगी हमें? क्या हमें वो हवा को भी कहीं से उधार लेना पड़ेगा? क्या उसको ऋण लेना पड़ेगा? तो नहीं, हमें बच्चों को इसी तरह के भावनात्मक रूप से जोड़ करके बताना है कि वृक्ष जो होता है, वो देव होता है, देवत्व होता है, और वृक्ष से हमें किस तरह से जुड़ना चाहिए। हमें जल, वायु और भोजन तीनों जो है वृक्ष से मिलता है। हमारी माँ की गोद में जो वृक्ष है, माँ और मातृभूमि जो है, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, वो हमें वृक्ष से मिलती है। जीवन का जो आधार है, वो वृक्ष है। बच्चों को बताना है कि अगर वृक्ष नहीं तो हमारा जीवन नहीं, उसके बिना हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, जो भी जीव है, जो जीव जगत है, जो जीव जीव विज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा वनस्पति विज्ञान के बगैर। रोटी, कपड़ा और मकान भी हमें वृक्ष से ही मिलता है। धरती की सुंदरता जो है वृक्ष से ही है, धरती का श्रृंगार भी वृक्ष ही है, धरती का प्राण है वो भी वृक्ष ही है। सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही जीवन है। प्रकृति ने हमें जीवन के लिए वायु, जल और सब निःशुल्क दिए हैं। उसके लिए हमें पैसा देना नहीं पड़ता। फिर कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे कोरोना का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप, कि कोरोना में जिनकी डेथ हुई है, वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है ना? ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिलेंडर की कमी हो गई, और एक दिन में हमें ज़िंदा रहने के लिए कम से कम 3 सिलेंडर चाहिए। एक सिलेंडर की कीमत होती है आज ₹2500, तो ₹7500 का ऑक्सीजन हमको फ्री मिल रहा है प्रकृति से, और हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। जल है, जल भी हमें वृक्ष से ही मिलता है। जो बारिश होती है, तो वर्षा का जो जल है वो नदियों में, समुद्रों में इकट्ठा होता है, और वही भूजल स्तर बनकर हमारे नल तक पहुँचता है, नदियों के माध्यम से, बोर के माध्यम से, और हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जो वृक्ष हमें जल दे रहा है, वायु दे रहा है, तो क्या हम एक वृक्ष नहीं लगा सकते? अपने लिए, हम किसी और के लिए ना लगाएँ, लेकिन अपने लिए लगाएँ। इस तरह की बातें जो है, हम बच्चों से कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उन्हें कुछ आंकड़े बता सकते हैं कि प्रतिदिन प्रतिदिन जो है 1500 करोड़, 1500 करोड़ जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं।
और सिर्फ 500 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति जो वृक्षों की संख्या कितनी है? 28 है। और कनाडा जैसे छोटे से देश में कितनी है? 10,163 पेड़ है, जबकि कनाडा बहुत छोटा सा देश है। एक पेड़ हमें 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, और एक व्यक्ति को कम से कम 3 पेड़ लगाने चाहिए। और जो बड़े वृक्ष लगाने चाहिए, पीपल, बरगद, आम, सागौन, साल, इस तरह के वृक्ष लगाने चाहिए। और कम से कम हमें अपने जीवन में 30 पेड़ को कटने से बचाना चाहिए। अब इसके लिए बच्चे क्या करें? तो बच्चों को हम बताते हैं कि अपने घर में के गमलों में एक पौधा लगाओ छोटा सा, उसमें रोज पानी डालो। आप जो फल खा रहे हैं, आम का, जामुन का, उसे इकट्ठा करो, उसे धो करके रख लो, और सीजन आने पर उसे उगा दो। या जैसे आप कार से कहीं जा रहे हैं तो सड़क के किनारे उसे फेंक देंगे, उससे भी वो उग जाता है समय आने पर। स्कूल में जो पानी की बोतल रख करके जाते हैं बच्चे लोग, पानी की बोतल को उधर-उधर ना फेंकें, किसी पेड़ में डाल दें। जितना पानी पीना है उतना ही पानी घर पर भी लें। जनरली हमें कोई पानी देता है तो 1 गिलास भर के देता है, हम आधा पानी पीते हैं, थोड़ा-सा पानी पी के बाकी पानी फेंक देते हैं। लेकिन करोड़ों की जनसंख्या वाला हमारा देश है, अगर हर व्यक्ति आधा-आधा गिलास पानी रोज़ फेंकता है, तो अरबों लीटर पानी हम ऐसे ही पीने की पानी को फेंक देते हैं। मैं आपको बताऊँ कि अगर हम किसी बच्चों को समझाएँ कि हमें कितना पानी प्रकृति से मिलता है, तो आप उन्हें बताइए कि पूरे विश्व में एक बड़ा जो टंकी होता है छत के ऊपर पानी, पानी का जो टंकी होता है, उतना पानी पूरे विश्व में है। पूरे टोटल पानी उतना है। ले और 1 बाल्टी जो पानी है वो उपयोग के लायक पानी है। पूरा जो एक टंकी है उतना पानी है ना? उसमें खारा पानी, मीठा पानी दोनों है, और 1 बाल्टी जो पानी है वो उपयोग के लायक पानी है। उसमें से 1 बाल्टी पानी से जब 1 मग्गा पानी, 1 लोटा पानी जब हम अलग कर लेते हैं, तो उतना पानी पीने योग्य है। और उस लोटे में से जब 1 चम्मच पानी हम निकालते हैं, तो सिर्फ़ उतना ही पानी आज यूटिलाइज़ हो पा रहा है। तो इस तरह की चीज़ हम जब बच्चों को बताते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि पानी की कितनी तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ और कितनी किल्लत है पानी की। तो कभी-कभी बच्चों के माइंड में स्ट्राइक कर जाती है बातें, और वो उसे बचाने लग जाते हैं। बच्चों से कहें कि आने-जाने के लिए साइकिल का उपयोग करें, है ना? छोटी-छोटी बातों पे गाड़ी ना निकालें, इंडोर पौधों का आदान-प्रदान करें, आपस में एक ग्रुप बना लें, जिसके पास जो पौधा है एक-दूसरे को गिफ्ट करें। पौधों से पौधा बनाना सीखें। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स आते हैं जिनकी पत्तियाँ उग जाती है, तो उन बच्चों को कहें कि आपस में ऐसा उगा करके उसे आदान-प्रदान करें। प्लास्टिक को ना कहें, खुद भी ना कहें और औरों को भी प्रेरित करें। इलेक्ट्रिसिटी को बचाएँ, सड़क में रेड लाइट पर गाड़ी बंद करें, नल चलता हुआ ना छोड़ें, अगर चलता हुआ नल है, चाहे किसी के घर का हो, सड़क पर बहता हुआ अगर पानी दिख रहा है, तो उससे जाकर के बंद करना सीखें। पक्षियों के लिए छत पर पानी रखें, ताकि पक्षियों को गर्मी में और बाकी सीज़न में भी पानी मिलता रहे। इससे क्या है, जीव-जंतुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है। कचरा का जो है डस्टबिन में ही डालें। एक प्रबंधन करें कि कचरा हम डस्टबिन में ही डालें, इधर-उधर ना फेंकें। तो इस तरह की बातें हम जब बच्चों को बताते हैं, तो ये बच्चे उनको फ़ॉलो करते हैं, और इन बातों को हमें बार-बार रिमाइंड करना चाहिए। और जैसे एक बार रिमाइंड कर दिए, आपने बता दिया बच्चों को, फिर सप्ताह दिन के बाद, 15 दिन के बाद जाके पूछिए कि किस-किस ने पक्षियों के लिए सकोरा रखा, कौन-कौन जो है वो कचड़े को डस्टबिन के लिए मैनेज करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करवा के बच्चों को खड़े करके पूछिए कि कौन-कौन बच्चा फॉलो कर रहा है, और जो बच्चा फॉलो करता है उसको एप्रिशिएट करके कुछ प्राइज़ दीजिए, उनको वृक्ष ही भेंट कर दीजिए। तो छोटे-छोटे प्लान आपको अपने प्रोजेक्ट छोटे-छोटे खुद ही बनाने पड़ेंगे, अपने एरिया और अपनी स्थिति के हिसाब से, जिससे कि आंदोलन बच्चों के अंदर घुस जाए, और वो जब बड़े हों तो उनको पर्यावरण से प्रेम हो। जिसके भाई-बहन नहीं है, वो पेड़ को, वृक्ष को भाई या बहन बना कर के राखी बाँध सकता है, उसका पूजा कर सकता है, उसका कुछ नाम रख सकता है ना? हर एक बच्चे को कहें कि एक पौधे लगाएँ और उसका एक नाम रखें। उनसे कहें कि सब लोग बताइए अपने-अपने आपने पौधों का क्या-क्या नाम रखा? तो एक ना एक क्लास, मतलब फ़ॉलो अप क्लास होना चाहिए पर्यावरण का। तो इससे क्या होता है, बच्चों में बहुत जागरूकता पर्यावरण के प्रति आती है। उनसे कहें, बच्चों को अपने दिल की बात उनसे कहें। जैसे उनके बर्थडे आने वाला है, तो वो वृक्ष से जाकर बताएँ कि मेरा कल बर्थडे है, कल मैं केक काटूँगा, मैं कल पूजा करूँगा, मैं कल दीपक जलाऊँगा। ये बातें पौधों से भी करना, शेयर करना सिखाएँ, है ना? वृक्ष जो है वो एक विष को पीने वाला एक देव है, शिव रूपी एक विषपाई शिव है। गुरुदेव ने कहा है कि वृक्ष एक विषपाई शिव है। विषपाई शिव का मतलब क्या होता है? जो विष को पीता है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जो विष निकाल रहे हैं, ज़हर निकाल रहे हैं, है ना? उसको वृक्ष जो है पी करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे कि हमारा जीवन चलता है। स्कूल में होने वाले कार्यक्रम हैं, वहाँ पर बच्चों से कहें कि फूल माला का प्रयोग ना करें, फूल पत्तियाँ ना तोड़ें, वहाँ पर हम क्या करें, पौधा भेंट करें, जो आने वाले अतिथियों को हम अपना भेंट करें। हमने यहाँ पे जितनी भी बातें हम यहाँ आपको बता रहे हूँ, हम अपने बच्चों को फॉलो करवाते हैं, और इसको हम अपने जीवन में भी स्वयं उतारते हैं।
अगर हम इसे अपने जीवन में भी स्वयं उतारने लगते हैं, तो हम जो बातें कहते हैं वो बच्चों पे बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ने लगता है। गुरुदेव ने भी जो 7 आंदोलन चलाए थे उसने स्वयं करके दिखाया, तब जाकर के उन्होंने लोगों के लिए इसे बताया। हम वृक्ष को जल देंगे तो वृक्ष हमें जीवन देगा, इस बात को एहसास कराइए। अब नारी जागरण में बच्चे क्या कर सकते हैं? देखिए, नारी जागरण के लिए बच्चों को उनकी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करना सिखाएँ। बच्चे आजकल टीचरों को तो सम्मान करते ही नहीं है, लेकिन आजकल अपनी माता और पिता का भी सम्मान करना छोड़ रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे घर का जो वातावरण है, आजकल माँ-बेटे में बहुत बहस होती है। माँ अगर बच्चे को कुछ बोलता है, तो बच्चा उसको सुनता नहीं है, उसको नेगलेक्ट करता है। जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि अब तक तो बहुत लेट हो गया, इस बच्चे को तो बहुत पहले हमें शिक्षा प्रदान करनी थी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन, शिक्षा, ये नारी के आधार है, नारी जागरण के आधार हैं। पहले याद करेंगे, पहले हमारे देश की जो गौरवशाली इतिहास हुआ करता था, है ना? माता सीता थी, यशोदा थी, शकुंतला थी, कर्मा माता थी, अहिल्याबाई थी, बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि हम अगर 24 घंटे भी बोले, है ना? नारियों के योगदान का हमारे भारतवर्ष पे जो गौरवशाली इतिहास रहा है, तो शायद वो कम पड़ जाए। ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमने दिया है। जैसे कि हम स्वयं इस पिक्चर को देखकर क्या सोच सकते हैं? जैसे ही हम नारियों की पिक्चर को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक श्रद्धा का भाव उमड़ता है। हमें हमारे मन को अच्छा लगता है, क्योंकि इन पिक्चरों से भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। इस पिक्चर को देखकर हमें एक प्रेम जागता है ना? कैसे ममता है ना? मतलब भगवान राम, कृष्ण, उनकी माता जो उनको पाला-पोसा जिन्होंने, तो वैसी चीज़ों को हम पहले बच्चों को बताएँ, उनको कहानियों के माध्यम से बताएँ कि हमारे कितने गौरवशाली इतिहास रहा है, जो बाद में कितना नष्ट होने लगा। बाकी देशों के आक्रमण भारत पे होने लगे और धीरे-धीरे लोगों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का क्रम चालू कर दिया, मंदिरों को तोड़ने लगे। ये सारी चीज़ें भारत में हुई और भारत का थोड़ा-सा उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया और हम अपने पाश्चात्य शैली को फ़ॉलो करने लग गए, जिसकी वजह से हमारे कपड़े भी बदलने लग गए। इन बच्चों को एहसास दिलाइए कि ठीक है, आप पाश्चात्य शैली की जो अच्छी चीज़ें हैं, उसे ग्रहण तो करिए, लेकिन हमारी अपनी भारतीय संस्कृति जो है, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्लाइड है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आज नारियाँ किस-किस क्षेत्र में आगे है ना? हम हमारे जो कई स्कूल होते हैं जहाँ पे सिर्फ़ बेटियाँ रहती है, बहुत सारी कन्या स्कूल होती है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव बेटियाँ होती है वो। तो उन्हें बताएँ कि आज हर क्षेत्र में नारियाँ आगे है ना? अंतरिक्ष के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हं. हर क्षेत्र में आगे है। उनसे कहें लीनाचा लीनाचा वाढदिवस होता ना, तो ये सारी चीज़ों को जब तिला बच्चा फोन देखता केला है, होता. तो उनको अच्छा लगता उचलला है और वो गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, नारी जो है देश का एक सम्मान है और उन सब के बीच उन्हें याद दिलाएँ कि इन सब में आपकी माँ भी कहीं न कहीं है। यहाँ पे एक स्लाइड बना के हमने लगाया है जिसमें सिर्फ़ माँ लिखा हुआ है। आपकी अपनी माँ, हमारी अपनी माँ, जिन्होंने हमें बनाया, है ना? हमें किसी और ने नहीं बनाया, हमें किसने बनाया? हमें मुझे मेरी माँ ने बनाया, मुझे मेरी माँ के संस्कार ने बनाया।